ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। मानव व्यवहार एक जटिल और दिलचस्प विषय है जिसे जीव विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति और यहां तक कि इतिहास गहराई से प्रभावित करते हैं। यह किताब उन विभिन्न पहलुओं पर नजर डालती है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, छोटे छोटे दैनिक फैसलों से लेकर हमारे पुराने विकासवादी इतिहास तक, जो हमारी प्रवृत्तियों को आकार देता है। इस किताब में तंत्रिका विज्ञान, आनुवंशिकी, मनोविज्ञान और नृविज्ञान के नजरिए से मानव व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। यह हमारे निर्णय लेने, सामाजिक संबंधों, नैतिकता और अन्य व्यवहारों की जटिलताओं को समझने की कोशिश करती है। किताब का मकसद यह दिखाना है कि हमारे कार्यों के पीछे कौन सी ताकतें काम करती हैं, चाहे वो हमारे दिमाग में हो रही जैविक प्रक्रियाएं हों या जीवन भर के अनुभवों का प्रभाव। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें। अध्याय 1, व्यवहार। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किसी भी व्यवहार के समय हमारे मस्तिष्क में क्या होता है। जब हम कोई फैसला लेते हैं या किसी खास तरीके से काम करते हैं, तो यह तात्कालिक लग सकता है, लेकिन असल में यह मस्तिष्क के अंदर होने वाली कई जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। व्यवहार तब होता है जब लाखों न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, जिससे हमें वह क्रिया सहज और स्वाभाविक लगती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स लगातार विद्युत संकेतों के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन यह संचार कई प्रणालियों पर निर्भर करता है। उनमें से एक मुख्य हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमें फैसले लेने, आवेगों को काबू में रखने और योजनाएं बनाने में मदद करता है। यह हिस्सा खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ऐसे आवेगों को रोकने में सहायता करता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए सही नहीं होते। हालांकि सभी व्यवहार सोच समझकर नहीं किए जाते। कई कार्य स्वचालित होते हैं और इन्हें मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम नियंत्रित करता है, जो हमारी भावनाओं और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। किसी भी समय हमारा व्यवहार विचारों, भावनाओं और बाहरी कारकों के मिश्रण का परिणाम होता है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि भले ही हम सोचते हैं कि हम अपने कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन अधिकतर निर्णय और प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क के उन हिस्सों से आती हैं जो हमारी सचेत समझ के बिना काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार हमारा व्यवहार स्वचालित होता है और मस्तिष्क तुरंत पर्यावरण के संकेतों का जवाब देता है। अध्याय 2, 1 सेकंड पहले। किसी भी व्यवहार से ठीक पहले मस्तिष्क पहले से ही उस कार्य के लिए तैयारी कर रहा होता है। यह अध्याय बताता है कि कोई भी कदम उठाने से चंद पल पहले हमारे दिमाग में क्या होता है। मस्तिष्क के कई हिस्से, खासकर एमिग्डाला, बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, संभावित खतरों या फायदों का मूल्यांकन करते हैं। एमिग्डाला भावनाओं, खासकर डर और गुस्से से जुड़ा होता है और तेजी से संकेत देता है। यह संकेत मस्तिष्क के तर्कसंगत हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना हमें तुरंत कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह तेज प्रतिक्रिया कभी कभी जिंदगी बचाने वाली हो सकती है। जैसे अगर हम किसी खतरे का सामना कर रहे हों, तो एमिग्डाला हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि अचानक सामने आई गाड़ी से बचने के लिए हट जाना। हालांकि यह कभी कभी ऐसी जगहों पर अति प्रतिक्रिया भी कर सकता है जहां थोड़ी सोच समझ के साथ प्रतिक्रिया देना बेहतर होता। इस अध्याय में बताया गया है कि यह तेज भावनात्मक प्रक्रिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होने वाली धीमी और अधिक सोच समझ कर की गई सोच से कैसे संतुलित होती है। तनाव या डर की स्थिति में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन भी सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन शरीर को कार्रवाई के लिए तैयार करते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज होना या मांसपेशियों में तनाव जैसे शारीरिक बदलाव होते हैं। ये बदलाव तब भी होते हैं जब हमें पूरी तरह एहसास नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और ये दोनों मिलकर हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। अध्याय 3, सेकंड से मिनट पहले। यह अध्याय थोड़ा पीछे हटकर दिखाता है कि किसी घटना से पहले के मिनट कैसे व्यवहार को तैयार करते हैं। इस समय में मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली एक अहम भूमिका निभाती है।
डोपामाइन, जिसे अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, किसी इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है, जो हमें उस इनाम को पाने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करता है। चाहे वह कुछ खाने जैसी छोटी बात हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना हो, डोपामाइन हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हर व्यवहार खुशी से प्रेरित नहीं होता। कई बार हमारे काम डर, तनाव या नकारात्मक परिणामों से बचने की कोशिश से प्रेरित होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो मस्तिष्क कोर्टिसोल छोड़ता है, जो शरीर को उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है। हालांकि अगर लंबे समय तक कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहे तो इससे याददाश्त या सही फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इस समय के दौरान हमारा मूड भी बहुत अहम होता है। हम खुश, उदास या चिंतित महसूस कर रहे हैं, यह सीधे इस बात को प्रभावित करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अच्छे मूड में हैं तो किसी चुनौती को सकारात्मक और उत्साह के साथ स्वीकार कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम परेशान या तनावग्रस्त हैं तो वही चुनौती भारी लग सकती है और हम उससे नकारात्मक तरीके से निपट सकते हैं। अध्याय 4, घंटों से लेकर दिनों तक। व्यवहार न केवल घटना के कुछ मिनट पहले की स्थितियों से प्रभावित होता है, बल्कि घंटों या दिनों पहले की घटनाओं का भी इस पर असर होता है। इस अध्याय में नींद को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारी सोचने, भावनाओं को नियंत्रित करने और सही फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। नींद की कमी मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करती है, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी आती है और आवेगपूर्ण व्यवहार बढ़ जाता है। इसके साथ ही लगातार रहने वाला तनाव भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर एक उच्च सतर्कता की स्थिति में बना रहता है, जिससे बर्नआउट, चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का प्रभाव मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं, जिससे नई चुनौतियों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। अध्याय यह भी बताता है कि आदतें और दिनचर्या भी हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं। दिनों या हफ्तों में हम व्यवहार के कुछ पैटर्न विकसित करते हैं जो हमें या तो मदद कर सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग नियमित रूप से विश्राम तकनीक या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और आवेगों पर नियंत्रण रख सकते हैं। वहीं जो लोग नकारात्मक आदतों जैसे टालमटोल या अस्वास्थ्यकर व्यवहार में फंस जाते हैं, उनके लिए चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना कठिन हो सकता है। अध्याय 5, दिन से महीने पहले। इस अध्याय में और भी गहराई से जाकर यह दिखाया गया है कि कैसे लंबी अवधि के कारक, जैसे कि हफ्तों या महीनों के दौरान होने वाले अनुभव, हमारे वर्तमान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सामाजिक शिक्षा। समय के साथ हम दूसरों के व्यवहार को देखते हैं और यह हमारे अपने कामों को प्रभावित करता है। अगर हम किसी को किसी खास काम के लिए इनाम पाते देखते हैं तो हम भी वैसा ही करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह विशेष रूप से उन जगहों पर सच होता है, जैसे कार्यस्थल या परिवार, जहां समय के साथ कुछ व्यवहार के पैटर्न सीखकर मजबूत हो जाते हैं। इस अवधि में व्यवहार को आकार देने वाला दूसरा कारक आदत निर्माण है। आदतें लगातार दोहराने से बनती हैं और एक बार स्थापित हो जाने के बाद वे अक्सर बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से चलती हैं। चाहे वह नियमित रूप से व्यायाम करना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या धूम्रपान जैसी आदत में पड़ना हो, ये आदतें हमारे व्यवहार को एक ढांचे में बांध देती हैं। मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, आदत बनाने का काम करता है और इन कामों को स्वचालित करता है, जिससे हमारे दिमाग को अन्य कामों के लिए ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। समय के साथ भावनाएं भी जमा होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हफ्तों या महीनों से लगातार तनाव या निराशा महसूस कर रहा हो, तो उसके चिड़चिड़ा या अधीर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके विपरीत, सकारात्मक अनुभव हमें चुनौतियों का सामना शांत और समझदारी से करने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यवहार बेहतर होता है। अध्याय 6, किशोरावस्था या यार, मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स कहाँ है।
यह अध्याय किशोरावस्था को गहराई से समझता है, जो मस्तिष्क के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है और हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क में बड़े बदलाव होते हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो आवेगों पर नियंत्रण, निर्णय लेने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सबसे आखिर में विकसित होता है। यही कारण है कि किशोर अक्सर खुद को नियंत्रित करने में मुश्किल महसूस करते हैं और जोखिम भरे कामों में पड़ने की ज्यादा संभावना होती है। लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और खुशी के लिए प्रेरित व्यवहार को नियंत्रित करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पहले विकसित हो जाता है। इसी वजह से किशोर अक्सर तर्क और दीर्घकालिक परिणामों से ज्यादा अपने तत्काल भावनाओं और इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। यह जैविक प्रवृत्ति किशोरों को नए अनुभवों और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है, भले ही वह उनके भले के लिए न हो। यह अध्याय साथियों के दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है। किशोर अपने सामाजिक माहौल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और अगर उन्हें लगता है कि कोई काम उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा या उन्हें दोस्तों के बीच स्वीकृति दिलाएगा, तो वे ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि किशोरावस्था के दौरान साथियों का प्रभाव इतना मजबूत होता है, जिससे वे कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो वे अकेले में नहीं लेते। इन चुनौतियों के बावजूद किशोरावस्था विकास और अवसरों का समय भी है। इस समय मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी या लचीलेपन का मतलब है कि जो कुछ वे सीखते हैं और अनुभव करते हैं, उसका प्रभाव उनके वयस्क जीवन तक बना रह सकता है। अध्याय 7, पालने में वापस, गर्भ में वापस। यह अध्याय जीवन के शुरुआती चरणों की गहराई से पड़ताल करता है, यह समझाने के लिए कि जन्म से पहले और बचपन के शुरुआती अनुभव हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। गर्भ में रहते हुए ही मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है और मां का पोषण, तनाव का स्तर और जहरीले पदार्थों के संपर्क जैसे कारक भ्रूण के विकास पर असर डालते हैं। इन शुरुआती अनुभवों का बच्चे के जीवन पर लंबे समय तक असर हो सकता है। भ्रूण प्रोग्रामिंग की अवधारणा बताती है कि गर्भ में मिलने वाली स्थितियां बच्चे के मस्तिष्क और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को आकार देती हैं। अगर मां गर्भावस्था के दौरान ज्यादा तनाव में होती है, तो बच्चा भविष्य में चिंता या भावनात्मक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। जन्म के बाद बच्चे की देखभाल की गुणवत्ता उसके व्यवहार के विकास में अहम भूमिका निभाती है। जिन बच्चों को देखभाल करने वाले से सुरक्षित लगाव मिलता है, उनमें भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने, सामाजिक तौर पर कुशल बनने और चुनौतियों का सामना करने का ज्यादा लचीलापन होता है। लेकिन जिन बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार या असंगत देखभाल मिलती है, उनमें भावनात्मक और व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करने की संभावना ज्यादा होती है। प्रारंभिक बचपन मस्तिष्क के तीव्र विकास का समय होता है और इस दौरान मिले अनुभवों का असर लंबे समय तक रहता है। मस्तिष्क इस उम्र में बहुत लचीला होता है, जिसका मतलब है कि यह पर्यावरण के आधार पर खुद को बदलने और अनुकूलित करने की क्षमता रखता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बच्चे के भविष्य के व्यवहार को आकार देने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप और सकारात्मक देखभाल कितनी महत्वपूर्ण होती है। अध्याय 8, उस समय की ओर वापस जब आप सिर्फ एक निषेचित अंडा थे। यह अध्याय हमें और भी पीछे ले जाकर यह बताता है कि हमारे व्यवहार को आकार देने में आनुवंशिकी की क्या भूमिका होती है। जिस क्षण एक अंडा निषेचित होता है, माता पिता दोनों से मिले जीन व्यक्ति के विकास को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ये जीन हमारे स्वभाव, बुद्धिमत्ता और यहां तक कि कुछ व्यवहारों के प्रति हमारी प्रवृत्तियों का खाका तैयार करते हैं। लेकिन इस अध्याय में यह भी साफ किया गया है कि जीन अकेले काम नहीं करते। पर्यावरण और जीन के बीच लगातार बातचीत होती रहती है और यह तय करता है कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से नहीं। इसे जीन पर्यावरण संपर्क कहा जाता है। इसका मतलब है कि भले ही हमें कुछ व्यवहारों के लिए जीन मिले हों, हमारे अनुभव यह तय करते हैं कि वे जीन किस हद तक व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीन में चिंता की प्रवृत्ति है, लेकिन वह एक सहायक और सुरक्षित वातावरण में बड़ा होता है, तो संभव है कि उसे कभी भी गंभीर चिंता का अनुभव न हो। इस अध्याय में एपिजेनेटिक्स पर भी चर्चा की गई है, जो यह समझने में मदद करती है कि पर्यावरणीय कारक जैसे आहार, तनाव या विषाक्त पदार्थों का संपर्क
जीन की गतिविधि को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एपिजेनेटिक बदलाव आनुवंशिक कोड को बदले बिना जीन को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं, और कुछ मामलों में ये बदलाव अगली पीढ़ी तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे माता पिता या दादा दादी ने जिन अनुभवों का सामना किया, वे हमारे जीवन पर भी असर डाल सकते हैं। यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि मानव व्यवहार कितना जटिल है और यह कैसे प्रकृति और पालन पोषण के आपसी संपर्क से बनता है। जीन हमारे व्यवहार के लिए एक आधार बनाते हैं, लेकिन हमारे अनुभव यह तय करते हैं कि हम इन जीनों का उपयोग कैसे करते हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं। अध्याय 9, सदियों से सहस्राब्दियों पहले। यह अध्याय बताता है कि कैसे लंबे समय तक चले ऐतिहासिक और विकासवादी कारक मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारा व्यवहार न सिर्फ सदियों के सांस्कृतिक विकास से, बल्कि हजारों सालों के जैविक विकास से भी आकार लेता रहा है। इस अध्याय में बताया गया है कि ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक नियम और सांस्कृतिक प्रथाएं हमारी नैतिकता, अधिकार की अवधारणा और सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, आज हम जिन चीजों को सामान्य मानते हैं, जैसे कि पदानुक्रम बनाना या सामाजिक नियमों का पालन करना, उनकी गहरी विकासवादी जड़ें हैं। शुरुआती मानव समाजों में ये व्यवहार जरूरी थे। पदानुक्रम ने संसाधनों को बेहतर तरीके से बांटने और बाहरी खतरों से सुरक्षा पाने में मदद की, जबकि सामाजिक नियमों ने समूह में व्यवस्था और सहयोग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय आक्रामकता और सहयोग जैसे व्यवहारों की विकासवादी उत्पत्ति की भी पड़ताल करता है। हमारे विकास के शुरुआती दौर में आक्रामकता जरूरी थी ताकि हम संसाधनों की रक्षा कर सकें या शिकारियों से बचाव कर सकें। दूसरी तरफ, समूह के अस्तित्व के लिए सहयोग बेहद आवश्यक था। ये व्यवहार आज भी हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं, भले ही हमारे सामने आने वाली चुनौतियां बदल गई हों। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारा व्यवहार सिर्फ हमारे आसपास के मौजूदा माहौल या व्यक्तिगत अनुभवों का नतीजा नहीं है। यह बड़ी ऐतिहासिक और विकासवादी ताकतों से भी प्रभावित होता है। हमारे आज के कार्य उन व्यवहारों और सामाजिक संरचनाओं से जुड़े हैं जो हजारों सालों में विकसित हुए हैं। अध्याय 10, व्यवहार का विकास। मानव व्यवहार समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है, जो प्राकृतिक चयन और अलग-अलग वातावरणों में जीवित रहने की जरूरत से प्रभावित हुआ है। इस अध्याय में हम इस बात की गहराई से जांच करते हैं कि कुछ आदतें और व्यवहार क्यों पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने में मददगार थे। इस अध्याय में एक अहम विचार यह है कि मानव विकास में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरुआती इंसान छोटे समूहों में रहते थे और जीवित रहने के लिए मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी था। जो लोग मिलकर काम कर सकते थे, संसाधन बांट सकते थे और एक दूसरे की रक्षा कर सकते थे, उनके जीवित रहने और अपनी संतानों के जरिए अपने गुणों को आगे बढ़ाने की संभावना अधिक होती थी। इसी कारण सहानुभूति, दूसरों की मदद करने और न्याय की भावना जैसी आदतें हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा बन गई। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता ने भी मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी-कभी संसाधनों को हासिल करने या समूह को बाहरी खतरों से बचाने के लिए आक्रामकता की जरूरत होती थी। इसी वजह से इंसानों में सहयोग और संघर्ष दोनों की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि ये दोहरे स्वभाव आज भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हों या बड़े सामाजिक संघर्ष। अध्याय में बेमेल सिद्धांत की चर्चा भी की गई है, जो बताता है कि जो व्यवहार हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी और फायदेमंद थे, वे आज की दुनिया में हमेशा उपयोगी नहीं होते। उदाहरण के लिए, हमारे पूर्वजों को खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, लेकिन आज यह अतिसतर्कता कभी-कभी चिंता या अनावश्यक आक्रामकता का कारण बन सकती है, जब ऐसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि हमारे व्यवहार की विकासवादी जड़ों को समझना हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि हम कुछ खास तरीकों से क्यों कार्य करते हैं और हम किस तरह से अपनी आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बैठा सकते हैं। अध्याय 11, हम बनाम वे।
हम बनाम वे की मानसिकता मानव व्यवहार में एक गहरी भूमिका निभाती है जो हमारे विकास के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह अध्याय समझाता है कि इंसान कैसे और क्यों लोगों को समूहों में बांटते हैं और यह विभाजन किस तरह से पूर्वाग्रह, भेदभाव और संघर्ष को जन्म दे सकता है। प्राचीन मानव समाजों में एक समूह से जुड़ा होना जीवित रहने के लिए जरूरी था। समूह के लोग सुरक्षा देते थे, संसाधन साझा करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इसी कारण से इंसानों ने अपने समूह के प्रति वफादारी की एक मजबूत भावना विकसित की जो अक्सर बाहरी लोगों की कीमत पर आती थी। इस हम और वे में दुनिया को बांटने की प्रवृत्ति आज भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। इस विभाजन में मस्तिष्क की भूमिका बहुत अहम है। जब हम किसी को अपने समूह का हिस्सा मानते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सहानुभूति, भरोसा और सहयोग दिखाने के लिए तैयार होते हैं। इसके विपरीत, जब हम किसी को बाहरी मानते हैं तो हम शक, डर या यहां तक कि दुश्मनी का भाव महसूस कर सकते हैं। यह पूर्वाग्रह अक्सर अनजाने में हमारे भीतर काम करता है, जिससे हमारे व्यवहार में ऐसे बदलाव आते हैं जिनका हमें खुद एहसास भी नहीं होता। अध्याय में यह भी बताया गया है कि इस तरह के पूर्वाग्रह कैसे संघर्ष का कारण बनते हैं, लेकिन साथ ही इन पर काबू पाने की उम्मीद भी जताई गई है। शोध से यह पता चला है कि अगर हम विभिन्न समूहों के लोगों से मिलें, उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाएं और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानें, तो पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। इसका मुख्य संदेश है कि हमें अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें बदलने के लिए काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करें। अध्याय 12, पदानुक्रम, आज्ञाकारिता और प्रतिरोध। मानव समाज हमेशा से पदानुक्रमित रहा है, जिसमें कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति और प्रभाव होता है। यह अध्याय बताता है कि पदानुक्रम कैसे हमारे व्यवहार को आकार देते हैं, खासकर जब आज्ञाकारिता और प्रतिरोध की बात आती है। इतिहास में लोग अक्सर सत्ता के आदेशों का पालन करते रहे हैं, भले ही वह उनके अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। प्रसिद्ध मिलग्राम प्रयोग इस बात को दिखाता है, जहां प्रतिभागी दूसरों को दर्दनाक बिजली के झटके देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें एक अधिकारपूर्ण व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं, जब उन्हें पता होता है कि वह गलत है? अध्याय उन सामाजिक और मानसिक कारणों की जांच करता है जो लोगों को आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें प्रमुख कारण सामाजिक स्वीकृति की इच्छा और सजा का डर है। जब कोई व्यक्ति किसी पदानुक्रमित व्यवस्था में होता है तो उसे ऐसा लग सकता है कि वह सत्ता का विरोध करने में असमर्थ है, इसलिए वह आदेशों का पालन करता है, भले ही वह असहमत हो। हालांकि हर बार लोग आज्ञा नहीं मानते। प्रतिरोध के उदाहरण भी होते हैं, जहां व्यक्ति या समूह नैतिकता और न्याय के आधार पर सत्ता को चुनौती देते हैं। अध्याय उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है जिनमें लोग सत्ता का विरोध करने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि जब वे नैतिक विश्वास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता महसूस करते हैं या जब वे एक ऐसे समूह का हिस्सा होते हैं जो विरोध करने का समर्थन करता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि पदानुक्रम समाज का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन हमारे पास सही समय पर सत्ता को चुनौती देने और उस पर सवाल उठाने की क्षमता भी है। अध्याय 13, नैतिकता और सही काम करना। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वह क्या है। नैतिकता एक जटिल और अक्सर व्यक्तिगत सोच पर आधारित होती है, जिसे संस्कृति, धर्म, पालन पोषण और व्यक्तिगत अनुभवों जैसी कई चीजों से मिलकर बनाया जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान नैतिकता की समझ कैसे विकसित करता है और हमारे सही गलत के फैसलों को क्या प्रभावित करता है। हमारा दिमाग नैतिक फैसले लेने के लिए बनाया गया है और मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। सहानुभूति, अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाएं भी हमारे नैतिक सोच और कामों को बहुत प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, सहानुभूति हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि अपराध बोध हमें कुछ ऐसा करने से रोकता है जिसे हम गलत समझते हैं। लेकिन नैतिकता हमेशा आसान नहीं होती। अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में सही और गलत के अलग अलग विचार होते हैं। व्यक्ति अक्सर नैतिक समस्याओं का सामना करते हैं, जहां किसी एक सही उत्तर का पता लगाना मुश्किल होता है।
अध्याय बताता है कि लोग ऐसी नैतिक समस्याओं से कैसे निपटते हैं और समाधान के लिए कौन कौन सी रणनीतियों का सहारा लेते हैं। अंततः यह अध्याय नैतिक फैसले लेने में सोच विचार और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। हमारी भावनाएं और अंतर्ज्ञान हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यों के व्यापक परिणामों और संदर्भों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अध्याय 14, किसी के दर्द को महसूस करना, किसी के दर्द को समझना, किसी के दर्द को कम करना। सहानुभूति मानव व्यवहार को गहराई से प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह हमें दूसरों से जुड़ने और उनके अनुभवों को समझने की क्षमता देती है। इस अध्याय में सहानुभूति के विज्ञान और यह हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, इस पर चर्चा की गई है। सहानुभूति के दो मुख्य प्रकार होते हैं। भावनात्मक सहानुभूति, जहां हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को खुद महसूस करते हैं, और संज्ञानात्मक सहानुभूति, जहां हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं लेकिन बिना उन्हें खुद महसूस किए। दोनों प्रकार की सहानुभूति हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिसे प्रोसोशल व्यवहार कहा जाता है। हालांकि सहानुभूति सभी के लिए समान रूप से महसूस नहीं की जाती है। हम उन लोगों के लिए ज्यादा सहानुभूति महसूस करते हैं जो हमारे जैसे हैं या जिनसे हम संबंधित महसूस करते हैं। इसके विपरीत, हम उन लोगों के साथ सहानुभूति रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं जो हमसे अलग हैं। इससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो सकता है, जहां हम कुछ लोगों की भलाई को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। अध्याय सहानुभूति की सीमाओं पर भी बात करता है। कभी-कभी बहुत अधिक सहानुभूति महसूस करना थकावट या भावनात्मक बर्नआउट का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो देखभाल करने वाली भूमिकाओं में हैं। ऐसे समय में सहानुभूति को आत्म देखभाल और भावनात्मक सीमाओं के साथ संतुलित करना जरूरी हो जाता है। सहानुभूति के विज्ञान को समझकर हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन सकते हैं और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। अध्याय 15, रूपक जिनसे हम मारते हैं। भाषा का मानव व्यवहार पर गहरा असर होता है, खासकर जब बात संघर्ष और हिंसा की होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे रूपक और शब्द हमारे दूसरों के प्रति नजरिए को बदल सकते हैं और ऐसे कार्यों को जायज ठहरा सकते हैं जिन्हें सामान्य हालात में हम अस्वीकार कर देते। रूपक इसलिए इतने शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे किसी स्थिति को देखने और समझने का तरीका बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जब राजनीतिक नेता अपने विरोधियों को कीड़े या जानवर कहते हैं, तो यह उन्हें अमानवीय बना देता है, जिससे उनके खिलाफ हिंसा करना या उसका समर्थन करना आसान हो जाता है। ऐसे रूपक गहरे बैठे डर और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग उन हानिकारक कार्यों को सही मानने लगते हैं जिन्हें वे सामान्य रूप से गलत समझते। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह हमारी सोच और हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। अगर हम दयालु और सम्मानजनक भाषा का चुनाव करें तो हम समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम विभाजन और संघर्ष को और बढ़ावा दें। अध्याय 16, जीव विज्ञान, आपराधिक न्याय प्रणाली और क्यों नहीं, स्वतंत्र इच्छा। यह अध्याय मानव व्यवहार के अध्ययन में सबसे कठिन और विवादास्पद विषयों में से एक पर ध्यान केंद्रित करता है, स्वतंत्र इच्छा। अगर हमारा व्यवहार जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है, तो क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है? यह सवाल विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां लोगों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अध्याय में आपराधिक व्यवहार में जीव विज्ञान की भूमिका की जांच की गई है और इस पर चर्चा की गई है कि कैसे कुछ मस्तिष्क असामान्यताएं या आनुवंशिक कारक किसी व्यक्ति को हिंसक या असामाजिक व्यवहार की ओर धकेल सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि जीव विज्ञान कोई निश्चित भाग्य नहीं है। जैविक कारक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते। लोगों में अभी भी अपने फैसलों और व्यवहार को बदलने की क्षमता होती है। यह अध्याय सोचने पर मजबूर करता है कि हमें आपराधिक न्याय प्रणाली में जिम्मेदारी और सजा के मुद्दों पर जीव विज्ञान और व्यवहार के बीच के इस जटिल संबंध को कैसे ध्यान में रखना चाहिए।
यह स्वतंत्र इच्छा की पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाता है और यह सुझाव देता है कि इंसानी व्यवहार को समझने में अधिक सूक्ष्मता की जरूरत है, खासकर जब हम जिम्मेदारी और न्याय की बात करते हैं। अध्याय 17 युद्ध और शांति। यह अंतिम अध्याय युद्ध और शांति के बीच के संघर्ष की पड़ताल करता है, दो विपरीत ताकतें जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया है। अध्याय में जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों पर चर्चा की जाती है जो संघर्ष और सहयोग दोनों में योगदान देते हैं। एक ओर मनुष्यों का हिंसा और युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है जो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विवादों और हम बनाम वे मानसिकता से प्रेरित होता है। दूसरी ओर मनुष्य सहयोग, करुणा और शांति स्थापना के अद्भुत कार्य करने में भी सक्षम है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि युद्ध और हिंसा मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। सहानुभूति, संवाद और समझ के माध्यम से मनुष्य संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल कर सकते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बना सकते हैं। निष्कर्ष। मानव व्यवहार बेहद जटिल है जो कई अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है, चाहे वे मिलीसेकंड में हो रहे मस्तिष्क के रासायनिक बदलाव हों या सहस्राब्दियों से चला आ रहा हमारा विकासवादी इतिहास। मस्तिष्क की गतिविधि, हार्मोन, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक विकास जैसी परतों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम जिस तरह से कार्य करते हैं वह क्यों करते हैं। हालांकि जीव विज्ञान और पर्यावरण हमारे व्यवहार को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, हम पूरी तरह से इन पर निर्भर नहीं हैं। इंसानों के पास आत्मचिंतन, सहानुभूति और सोचने समझने की क्षमता है जो हमें अपने निर्णयों और व्यवहारों को बदलने की आजादी देती है। जब हम उन चीजों को पहचानते हैं जो हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, तो हम दयालुता, सहयोग और समझ को बढ़ावा देने वाले तरीकों से कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मानव व्यवहार के विज्ञान की और गहराई से जांच करते हैं, हमें इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करना चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक हों, अपनी बातचीत में दयालु हों और अपने निर्णयों में अधिक सोच विचार करें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जीवन और मन के विज्ञान पर और गहन चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक याद रखें कि व्यवहार को समझना एक अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में पहला कदम है।